देखिए, अगला टॉपिक फर्टिलाइजेशन है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बताया जाएगा। फीमेल गैमेट ओवा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, 12 से 24 घंटे के बीच में वहाँ पे वो रहता है और वो वेट करता है स्पर्म का। और अगर स्पर्म उसको मिल जाता है वहाँ पे तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ यानी कि अगर उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये सिंपल सी बात है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसे होता है। तो मैंने जैसा कहा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कन्वर्ट होके वो ओवम बाहर निकल जाएगा डेड होके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। और एक बात है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि मेल फीमेल फ्यूजन हो गया गैमेट का, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ये भी आप याद रखना। टेम्परली यानी ये लिखा हुआ है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप टेम्परली अप टू डिलीवरी। जब तक बर्थ नहीं हो जाती, मतलब बेबी की बर्थ नहीं हो, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, उस चीज़ को समझेंगे। जो मैंने समझाया वही मैं डायग्राम बना के भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओवम यहाँ पर है, स्पर्म के साथ वेट कर रहा है। अब स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे और ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद माइटोसिस डिवीजन होगा और वो एक से दो से ऐसे डिवीजन करते 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 वो ब्लास्ट मोरूला बनेगा। याद रखिएगा, मोरूला कहते हैं जाइगोट के बाद मोरूला। मोरूला मतलब मालबरी होता है, मालबरी स्ट्रक्चर, जो शहतूत एक फ्रूट होता है उसके जैसा। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट ही रहेगा आगे चल के भी, हमेशा इसका नाम फिर ब्लास्टोसिस्ट ही बुलाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और वो ब्लास्टोसिस्ट आपको कहना है बस। तो आप ये बात याद रखिए कि इसको यहाँ से पहुँच के यहाँ तक आने में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं। अब ये पहुँच गया यहाँ पे और इम्प्लांट होगा। अब होगा इम्प्लांटेशन। तो एम्ब्रियो को यूट्रस की लाइनिंग में दब जाने को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या लिखा है, मैं लाइन पढ़ के दिखा रहा हूँ। द ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एट अबाउट 7th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दिस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जैसे इम्प्लांटेशन मतलब वही, आप मान लीजिए जैसे आप पौधे लगाते हैं तो मिट्टी में आप पौधों को, सीड को लगाएंगे, तो आपने क्या किया, इम्प्लांट किया उसको, वहां पे लगा दिया आपने वहां पे उसको, तो ये यूट्रस की लाइनिंग में अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा वो चीज आपको देखनी है। इम्प्लांटेशन के बाद अब ये डिवीजन चालू करेगा और फिटस, या आप कहेंगे धीरे 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 धीरे। हाँ, पहले एक चीज और है, यहाँ प्लेसेंटा ही डेवलप करता है। मैं प्लेसेंटा के लिए आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ध्यान से वो डायग्राम को देखिएगा आप लोग। उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है, प्लेसेंटा का कॉन्सेप्ट। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक प्लेसेंटा का डायग्राम है। ये यूट्रस है पूरा। इस यूट्राइन वॉल में ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो ऐसे फिंगर लाइक आपको ये प्रोजेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, जैसे कि प्लांट कैसे होता है, जैसे प्लांट की रूट्स नीचे फैली होती हैं ऐसे ऐसे, जो कि सॉइल में से न्यूट्रिशन निकाल के उसको दे रही होती हैं, सॉइल में से न्यूट्रिशन खींचती हैं। सेम लाइक दैट ये भी मदर से न्यूट्रिशन को लेगा और इसके अंदर इस यहाँ से लेगा ये और अंदर की तरफ खींचेगा और ये बेबी तक पहुंचाएगा। यहाँ से ब्लड वेसल्स वगैरह बेबी के अंदर तक यहाँ से ही जाती हैं। और जो ये कॉर्ड दिख रही है आपको, जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, ध्यान से इसको पढ़ लेना। इसको आप कोशिश करना ड्रॉ करने की, और याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो हमारे बात तक जुड़ी रहती है नेवल के पास में से, और इसको कट किया जाता है जब बेबी का बर्थ होता है तो। और ये प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। प्लेसेंटा दोनों काम करता है, मतलब इनकमिंग यानी कि न्यूट्रिशन लेगा भी, और जो वेस्ट है वहां से वापस जाएगा भी, यानी कि एक्सचेंज का काम करता है। जो वेस्ट होगा वो बेबी का वेस्ट यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि जो ये एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये एक पैरासाइट के जैसा यहाँ पर लाइफ बिता रहा है। इसके हार्ट में 4 चैम्बर तो होते हैं, पर 2 ही चैम्बर फंक्शनल होते हैं, और डबल सर्कुलेशन उस समय पे नहीं हो रहा होता है जब तक माँ के यूट्रस में रहेगा, क्योंकि लंग्स काम नहीं करते हैं। भाई लंग्स कैसे काम करेंगे? बच्चा सांस थोड़ी ना ले रहा वहां पे। उसके पूरे लंग्स में और पूरे नेसल कैविटी में एक म्यूकस भरा रहता है, माउथ में भी, एब्डोमेन में भी, सब जगह पर एक म्यूकस भरा होता है। इसीलिए बच्चे को रुलाया जाता है, उल्टा करके उसको मारते हैं, रुलाते हैं, ताकि अंदर जो भी म्यूकस भरा हुआ है वो पूरा बाहर निकल आए। यही एक वजह होती है उसको ऐसा कराने की। अब ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, प्लेसेंटा का काम समझ में आ रहा है आपको, अम्बिलिकल कॉर्ड समझ में आ गया, और यॉर्क सैक भी है यहाँ पे। टेम्पररी थोड़ा सा फूड यहाँ पे स्टॉक हो जाता है, इसको यॉर्क सैक कहते हैं टेम्पररी। और ये हो गया इतना। प्लेसेंटा याद रखिएगा, न्यूट्रिशन और बाकी चीजें एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। एक दो बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं जो आपको काम आएंगी। बाहर के लेयर को कॉरियन कहते हैं, ये आप याद रखना। आउटर लेयर इज नोन एज कॉरियन ये, और अंदर की जो लेयर है उसको बोलते हैं एमनियन। जो ये अंदर ब्लू वाली लेयर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एमनियन। क्यों पढ़ा रहा हूँ ऐसा कोई ये नहीं है, पर थोड़ा सा एक हल्का सा एक्स्ट्रा टॉपिक है ये। मतलब ये दोनों लाइंस पूछी जा सकती हैं कहीं कोई ओलंपियाड में, कॉरियन और एमनियन पूछा जा सकता है आपसे। एक और बात बता देता हूँ कि जो अंदर लिक्विड होता है आपको, ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको अंदर भरा हुआ, इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बहुत ही ये फ्लूइड काम का है, क्योंकि इसमें जो बेबी है वो फ्लोट करता रहता है, और वो उसको शॉक एब्जॉर्बर के जैसा उसको बचाता है, कोई झटका लगने से उसको बचाता है। और तो जो मैंने आपको ये बताया, एमनियोटिक फ्लूइड ये एक लिक्विड है और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं हम आपको कि जो आपके फिंगर में जो प्रिंट पड़ते हैं, जो मतलब जो फिंगर प्रिंट होते हैं, पैरों की उंगलियों में जो प्रिंट होते हैं, शरीर के मतलब बालों में, अगर आप सर के बाल देखें, आप अपनी बैक के बाल देखें, एक पैटर्न होता है उनमें, एक स्पेशल पैटर्न होता है। जैसे सर के बालों में एक स्पेशल पैटर्न होगा, किसी के स्पाइरल बाल होंगे ऐसे बीच में ऐसे दिखेगा। पैरों में भी नीचे जो सोल में जो पैटर्न होते हैं उसमें भी एक ऐसे पैटर्न होता है। और हाथ फिंगर में जो पैटर्न होता है, वो सब जो रेखाएं होती हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड के डायरेक्शन की वजह से होती हैं। ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? देखिए, बच्चा यूट्रस में है तो वो एक अपना यूनिक मूवमेंट करता है, यूनिक मूवमेंट, और वो लिक्विड उसी ऑर्डर में फ्लोट करता है। फिर वो जैसे कि आप किसी मतलब एक बर्तन में एक मतलब कुछ आप पानी लीजिए और उसमें आप अपना हाथ डाल के उसको ऐसे ऐसे घुमाइए, देखिएगा पानी उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स में एक रोटेशन डेवलप हो जाता है, वही रोटेशन उसकी सरफेस एरिया को कांटेक्ट में आ जाता है बच्चे की। यानी बच्चा अपने हाथ को पानी के अंदर ऐसे ऐसे रोटेट, जैसे आप पानी में कैसे घूमते हो, आप कैसे मतलब तैरते हो, आप हाथ घुमाते हो ना ऐसे ऐसे, वही बच्चा तब भी कर रहा होता है। और उसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, उसकी उंगलियों पर एक मतलब फिंगर की जो या थंब या जो भी है उसके ऊपर एक लाइन पड़ने लगती है। और एक बात बताऊं, जो यहाँ पर जो आपने लाइंस देखते हो, मतलब लाइन में बोल रहा हूँ, हाथ की रेखाओं की बात कर रहा हूँ, अभी मैं फिंगरप्रिंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं हथेली में जो लाइंस होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कैसे पड़ती हैं। बच्चा एक स्पेशल तरीके से अपनी मुट्ठी को बांधता है जब वो माँ के यूट्रस में होता है। जैसे वो मुट्ठी को बांधेगा उस तरीके से उसके हाथों की रेखाएं पड़ेंगी। ये आप याद रखना, सभी लोगों का अलग अलग पैटर्न होगा, कॉमन बहुत रेयर मिलेगा, पर वो मुट्ठी बांधना सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो ये मैंने बताया। अब एक बात और बता रहा हूँ कि अब चलो पार्चुरेशन की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, बेबी बाहर आता है उसकी बात करते हैं। तो पूरा का पूरा प्लेसेंटा, यानी कि ये पूरा पाउच एमनियोटिक, ये पूरा पाउच और इतना पूरा पोर्शन, ये सब पूरा बाहर आ जाता है। ये यहाँ से फट जाता है, यहाँ से ये लिक्विड, बोलते नहीं है 3 इडियट्स में बोला भी गया था, ब्लैडर फट गया है और अभी हो जाएगी डिलीवरी। तो यही होता है वहां पे कि वो पूरा ब्लैडर अलॉन्ग विद दिस पूरा बाहर आने लगता है। तो ये हो गया आपका। प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, ये आप याद रखना, प्लेसेंटा भी बाहर आता है और पूरा ब्लैडर पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। और इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा ये, इसमें कोई। सो द नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कैसे
इस टॉपिक को भी इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जो भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी वो सीधा सीधा इफेक्ट कंट्री को ही करती है। अगर वो पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है तो उसका हेल्दी नहीं होने का रिप्रोडक्शन से क्या कनेक्शन है वो यहाँ समझाया गया है। क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो बच्चे, मतलब जैसे हम देखते हैं कि अगर वो पूरी प्रोसेस हेल्दी रही, माँ ने अच्छे से खाना खाया और सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, हाइजीन पे ध्यान दिया, तो बच्चा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। पर अगर वो सब चीज़ें नहीं हुई, मतलब कि एसटीडी वगैरह फैलने का भी डर रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि अगर पेरेंट में से किसी को भी कोई डिजीज है तो वो बच्चे को भी पहुंच जाएगी इस तरीके से, क्योंकि वो नई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा इस तरीके से। और ओवर पॉपुलेशन भी इस टॉपिक में आता है, फैमिली प्लानिंग वगैरह कि कितने बच्चे होने चाहिए। ज़्यादा बच्चे भी बहुत ख़राब है, मतलब एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ वेरी बैड फैक्टर। तो ये थोड़ा सा टॉपिक डिस्क्रिप्टिव है, आप इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं इसमें से मेजर मेन पॉइंट्स आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि एक नेचुरल मेथड है, मैकेनिकल, सर्जिकल और केमिकल, और ये मेथड नहीं पढ़ना आपको। नेचुरल में पहला मेथड ही आपको पढ़ना है, इस मेथड को कट कर दीजिए। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लेना है और ये नहीं पढ़ना है। तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा। केमिकल मेथड जो है, कुछ ऐसे पिल्स होती हैं जो खाने के बाद कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो उसको भी मतलब हटाया जा सकता है। फर्टिलाइज्ड एग को भी मतलब इम्प्लांट होने से रोका जा सकता है उसमें। दूसरा, हार्मोन्स को चेंज करके, मतलब हार्मोन्स को थोड़ा सा प्रेस करके, कम करके ओव्यूलेशन को होने से रोका जा सकता है, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। अब उसका इफेक्ट बॉडी पे बहुत तगड़ा पड़ता है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और इससे ये भी नहीं है कि कोई एसटीडी वगैरह भी रोकी जा सकती है। तो ये विद इन फैमिली केवल मतलब एप्लीकेबल है। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी में, सर्जिकल मेथड में फैलोपियन ट्यूब जो होगी उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। उसको नॉट बांध देना, पहले कट करने का मेथड अप्लाई होता था, अब कट नहीं करते हैं, नॉट बांध देते हैं। यानी ट्यूब, ट्यूब याद रखना किस में पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद वैसेक्टोमी, वैस कहाँ पाया जाता है, वैस डिफरेंस याद रखिए उस नाम से। वैस डिफरेंस मेल में होता है, ये वाला मेल में होगा। ये याद रखने का आसान तरीका है कि कौन किस में होता है। ट्यूब कहाँ होती है, फीमेल में। वैस कहाँ होती है, मेल में। तो वैस डिफरेंस को भी नॉट बांध देते हैं ताकि स्पर्म ना पहुंचे। और आपको ऐसा लगेगा कि स्पर्म जब पहुंचेंगे नहीं तो क्या टेस्टिस के अंदर स्पर्म रहेंगे और ज्यादा स्पर्म हो जाएंगे तो क्या टेस्टिस फट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पर्म अंदर ही डीजनरेट होते रहते हैं, नए पुराने स्पर्म और नए स्पर्म बनते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। रिसाइकलिंग चलता ही रहता है वहां पे अंदर। उसके बाद यहाँ पर ऊपर है मैकेनिकल मेथड। इसमें कोई ऐसा बैरियर लगाते हैं, जैसे कि हम डायफ्राम, एक कप के आकार के होता है, यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको डायफ्राम। डायफ्राम शायद यहाँ नहीं है, पर ऐसा सर्विकल कैप के जैसा मान लीजिए, ऐसा ही थोड़ा डायफ्राम जैसा ही होता है ये। तो ये हो गया। उसके बाद ये भी ओवम स्पर्म्स को अंदर जाने से रोक लेता है। कॉन्डम हो गया। आईयूसीडी, इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव यूटेराइन डिवाइसेस, इसमें ये आता है, कॉपर टी आती है, ये आता है। तो ये क्या करेगा कि ये टी के आकार की होती है और ये देखिए पूरा अंदर तक लगा देते हैं। तो जब स्पर्म यहाँ से अंदर नहीं जा पाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, स्पर्म यहाँ से अंदर नहीं जा पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कॉपर की इसलिए रखते हैं क्योंकि कॉपर के आयंस होते हैं स्पर्म को मार देते हैं, याद रखना। कॉपर आयन स्पर्म्स के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यानी स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। स्किन के कांटेक्ट में कॉपर अच्छा होता है, मतलब जो हम लोग मेटल्स पहनते हैं। उसके बाद अगला मेथड है कॉन्डोम। ये बाकी मेथड्स एसटीडी नहीं रोक सकते, केवल एक ही मेथड है कॉन्डोम एसटीडी रोक सकता है। चीप है, हर जगह अवेलेबल है, और हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, ये भी आप याद रखना। ऐसे तो इनका भी हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बॉडी पर कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, इनसे एसटीडी तो नहीं रोकी जा सकती है। तो इस वजह से बाकी मेथड से बेटर मेथड को, ये इस मेथड को बेटर माना जाता है, ताकि लोग सोसाइटी में इसको, मतलब ऐसा है कि मतलब बहुत छुपा हुआ मुद्दा रखते हैं, और ठीक है क्या कर सकते हैं, वो तो जैसा भी है। तो ये था। अब एक और मेथड है इसमें, विड्रॉल मेथड जो है यहाँ पर, जो है विड्रॉल मेथड क्या है कि ड्यूरिंग इंसेमिनेशन के भी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी। इंसेमिनेशन में जब सीमेन अंदर जा रहा होता है
तो उसी समय पे पेनिस को आउटसाइड यानी बाहर निकाल देते हैं, तो उस तरीके से विड्रॉ हो जाता है। कैलेंडर मेथड में बता देता हूँ, ये वैसे लिखना नहीं है, आप कैलेंडर मेथड केवल लिख देना, ये वाला मत लिखना, विड्रॉ मेथड मत लिखना। कैलेंडर में क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के जो डेज होते हैं 14, 15, 16, वो जो आपको बताया था मैंने ओव्यूलेशन वाला फेज, उन दिनों में इंसेमिनेशन करने से अवॉइड करते हैं। तो बस उतना होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो पाता है, मतलब जब स्पर्म पहुंचेंगे ही नहीं उन दिनों में, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो पाएगा। ठीक है बेटा, चलिए।